सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि सभी विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर किए थे। उसके बाद हमने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर किए थे। सभी विद्यार्थी बताए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और समय समय पर दिए गए काम को अपनी कॉपी में पूरा करेंगे, याद करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज हम यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज पाठ को हम पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। इनके कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि। इनके कहानी संग्रह के बाद इनके उपन्यास हैं अमिता 1956, दिव्या 1945, दादा कामरेड 1946 और इनका एक और बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास है यशपाल का झूठा सच। झूठा सच जो भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पे आधारित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक उपन्यास है इनका और सच्ची कहानी पे आधारित है। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। यथार्थवादी जैसा है वैसा। यशपाल की रचनाओं में सामाजिक विषमता, पाखंड, रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। सामाजिक विषमता, समाज में जो विषमताएं हैं उनके प्रति, पाखंड यानी ढोंग, और रूढ़ियां जो गलत परंपराएं हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। यशपाल ने लखनवी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे जेल भी गए। स्वाधीनता आंदोलन, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाग लेने के कारण यशपाल जेल में भी गए। यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी जिसकी कोई स्टोरी नहीं होगी, कथ्य नहीं होगा तो कहानी नहीं लिखी जा सकती, पर एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। सामंती वर्ग जो पैसे और शक्ति में बहुत ताकतवर है, सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। यानी हमारे देश में भी अभी भी ऐसा सामंती वर्ग है जिसके पास बहुत पैसे हैं, ताकत है और जो पूर्वजों से हासिल है, अभी भी वो दुनिया की वास्तविकता से बेखबर है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता। परजीवी संस्कृति जो दूसरों पे फलती फूलती है। अब इसमें एक लखनवी आदमी रहता है जो रेलगाड़ी में यात्रा करता है, वो दिखावटी जीवन जीता है। एक नवाब रहता है। नवाब
जो अपने आप को खानदानी खानदानी रईस समझता है। लेखक को बहुत दूर तक नहीं जाना था। रेलगाड़ी के सेकंड क्लास में अधिक किराया लगता है। फिर भी लेखक यह सोचकर वह सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ से बच सकेगा और नई कहानी के बारे में सोच सकेगा, क्योंकि यशपाल है यशपाल यशपाल है जो कथाकार है उपन्यासकार है, लेखक है। तो वो अपनी रचनाओं के बारे में सोचता रहता है। उसने सोचा कि समय मिल जाएगा और भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, तो हम सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं और नई कहानी के बारे में सोच सकेगा। वह सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है। सेकंड क्लास में खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखे जा सकते हैं। लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में खाली समझकर उसमें चढ़ गए। उसमें एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी मुद्रा में एक सफ़ेदपोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे। लखनऊ शहर कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है। और जब लेखक रेलगाड़ी में चढ़ता है तो उस डिब्बे में एक लखनऊ की नवाबी मुद्रा में एक सफ़ेदपोश व्यक्ति, एक सफ़ेदपोश मतलब जिसने अपनी वेशभूषा बिल्कुल सफ़ेद पहन रखी हो, सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। क्या रखे थे तौलिए पर? तौलिए पर 2 ताजे खीरे रखे थे और उन खीरों की किस्म क्या थी? बालम खीरे। लेखक के वहां सहसा आ जाने के कारण सहसा यानी अचानक आ जाने के कारण, सहसा आ जाने से उनके एकांत में बाधा पहुंची। अतः उनके चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा था। नवाब साहब ने लेखक के प्रति उत्साह नहीं जताया, क्योंकि जब लेखक रेल के डिब्बे में आ गया था तो वो मिलनसार स्वभाव के अनुसार उसमें लेखक में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। लेखक ने भी उसके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान दर्शाते हुए आंखें चुरा ली। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है नजरें न मिलाना। नज़र न मिलाना, यहाँ लेखक ने मुहावरे का प्रयोग किया है। लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में अनुमान लगाने लगे। यह संभव था कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के ख्याल से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक अपने आप में ये सोचने लगे कि शायद नवाब साहब ने अपने सुविधा के लिए, किफ़ायती यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा और उन्हें यह अच्छा न लगा कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करते देखे, क्योंकि वो नवाब पैसे वाला है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई शहर का आदमी उसे सफ़ेदपोश कपड़ों में देखे और उनको कम दर्जे का माने। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे गए होंगे। अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे कैसे खाए?
यह उलझन उनके मन में रही होगी। लेखक खिड़कियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब की गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति गौर करते रहे। यानी नवाब साहब लेखक की तरफ न देखकर किधर देख रहे थे, खिड़की की तरफ, खिड़की की तरफ देख रहे थे। यानी लेखक में नवाब साहब कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। इसके बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित कर खीरे खाने का आग्रह किया। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो नवाब साहब है वो लेखक में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, लेखक की तरफ देख नहीं रहा था। कि कहाँ देख रहा था? खिड़की की तरफ देख रहा था। लेकिन अचानक उसने खीरे खाने का आग्रह किया, तो ये बात लेखक को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि नवाब साहब शराफत दिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, अतः शुक्रिया कहकर मना कर दिया। फिर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। खीरों को पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को छीलकर तौलिए पर सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाकर नमक लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लाल मिर्च, नवाब साहब ने खीरों पर क्या बुरक दी? मिर्च और नमक, जो कहाँ मिलते हैं? लखनऊ के स्टेशन पे खीरे बेचने वाले एक पुड़िया में बांध कर रखते हैं और उनकी खीरों के साथ दे देते हैं। लेखक को यह सब देखकर सब सोच रहे थे कि मियाँ बनते तो रईस हैं, पर लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपने असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर से कहा, शौक फरमाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। खीरा कैसा है? बालम खीरा। खीरों को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, ये भी मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत स्वादिष्ट होना, जी ललचाना। लेकिन एक बार इनकार कर चुके थे, अतः आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी था। अतः वे बोले, शुक्रिया, इस वक्त मन नहीं है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, आप शौक फरमाइए। मैदा यानी पेट की पाचन शक्ति भी कमज़ोर है। मैदा यानी पेट की क्या है? पाचन शक्ति कमज़ोर है। तो इस पाठ में लेखक ने एक तो सेकंड क्लास डब्बे में यात्रा की। किसके साथ? लखनऊ के नवाबी सफ़ेद पोश के साथ। सफ़ेद पोश के साथ। उस नवाबी सफ़ेद पोश ने दो चिकने खीरे अपने सामने रखे और वो खीरे कौन थे? बालम खीरे थे। इस पाठ में एक और बात बताई गई है कि लेखक को क्या आदत थी? लेखक को कल्पना करने की पुरानी आदत थी। क्या करने की? कल्पना। क्योंकि कोई भी लेखक जब लिखता है तो पहले अपने मन में कल्पना करता है। और दूसरी एक बात है, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट किफ़ायती विचार से लिया, लेकिन जब लेखक डिब्बे में तो नवाब साहब को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। लेखक सोच रहा था कि नवाब
सांप बनते तो रईस है, पर लोगों की नज़र से बचने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब इस पाठ में एक तो उर्दू फारसी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो नवाब है वो खीरों को करीने से काटता है, यानी तरीके से काटता है, उन पे नमक मिर्च बुरकाता है और उनको सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। अपने एक एक फांक को होठों तक ले जाता है और सूंघ के उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। शायद उन्होंने अपनी नवाबी खानदानी तहजीब और नजाकत को दिखाने के लिए ऐसा किया, मानो उनके लिए सूंघना ही पर्याप्त हो। अब नवाब साहब खीरों को सूंघकर लेट गए हैं, तो वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बहुत ही वीआईपी आदमी है। अब इस पाठ में मूल बात क्या बताई गई लखनवी अंदाज में? लखनवी अंदाज में इसमें पतनशील सामंती वर्ग के जीते पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बनावटी जीवन जीते हैं। एक तो कैसा जीवन जीते हैं? बनावटी जीवन जीते हैं। वे सामंत बनने का दिखावा करते हैं, उनका जीवन वास्तविकता से परे होता है। यह सामंती वर्ग पतन की ओर जा रहा है और दम तोड़ रहा है। इसे परजीवी संस्कृति कहा जा सकता है। परजीवी यानी जो दूसरों पर पल बढ़कर बड़ा होता है, उसे परजीवी कहते हैं। पाठ में नवाब साहब को ऐसे ही दिखाया गया है। अब एक और चीज़ है, इसमें लेखक ने यह बताया कि विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी लिखी जा सकती है। कई बार होता है कि कोई बात स्वतः ही बढ़ती चली जाती है, उसके विषय में हम पहले सोचते नहीं हैं और न विचार करते हैं। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का रूप ले लेती है और घटना न होते हुए भी घट जाती है। देखने में मामूली सी बात भी एक बड़ी कथा का रूप ले लेती है। कैसे? जैसे लखनवी अंदाज पाठ में लेखक तो पहले कल्पना करने के लिए सेकंड क्लास का डब्बा खरीदता है, लेकिन वो जब लखनवी नवाब से मिलता है और उनसे देखता है तो वो बिना विचार के ये कहानी है। इसमें लेखक ने पहले से कोई पूर्व कल्पना नहीं की है और ये बात ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप सभी विद्यार्थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको वो एनसीईआरटी के ऐप के बारे में बताया था और अभी भी मैं जब आपके पास कंटेंट भेजूंगा तो उसके साथ वो एनसीईआरटी के बुक का लिंक भेजूंगा, तो आप उस लिंक पे जाइए और उसे इंस्टॉल कीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तकों को प्राप्त कीजिए और उनमें पढ़िए। धन्यवाद।